कैरियर गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है डिस्कशन का वो रहेगा पंचायती राज व्यवस्था। इससे संबंधित आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं, देखे जाते हैं। संविधान के संदर्भ में के विषय में भी इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, समझेंगे इस वीडियो में कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो क्या है हमारी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो थी, इसका अगर हम बात करें तो ये स्वतंत्रता पूर्व से इसके विषय में भी चर्चा होती रही। ये जो भारत सरकार का अधिनियम था वहां से इसको लिया गया 1935 का। लेकिन जो वर्तमान समय में जो व्यवस्था अभी व्यवस्थित की गई है उसके अंदर क्या, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, उसको समझेंगे। और उसके साथ साथ हम ये समझेंगे कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इस व्यवस्था को भारत के संविधान के अंदर लाया गया। तो अभी समझते हैं, जैसे हम जानते हैं कि नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं या उपनगर पालिकाएं इस तरह से हमारी होती हैं नगरीय पंचायत या नगरीय क्षेत्र के लिए। उसीलिए जो पंचायती राज होता है वो व्यवस्था हमारी होती है तीन तीन भागों में, उसको कह सकते हैं, या तीन स्तर पे उसको बांटा गया है। तो पंचायत आपने सुना होगा, ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है जो ग्रामीण इलाके क्षेत्र होते हैं उसके अंदर होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो होती है वो क्या कहती है कि आप इसको तीन स्तर पे बांटिए, यानी तीन स्तर की इसकी संस्थाएं बनेंगी। एक क्या होती है जो ग्राम स्तर पे होती है, इसको कहते हैं ग्राम पंचायत। ये क्या क्या कहलाती है, ये हमारी होती है ग्राम पंचायत। उसके बाद जो दूसरा स्तर होता है वो उसका होता है ब्लॉक। आपने सुना भी होगा ब्लॉक प्रमुख, इस तरह से होता है। ये वो तालुका स्तर के ऊपर होती है जिसको हम कहते हैं पंचायत समिति। और तीसरा स्तर जो होता है वो होता है आपका जिला स्तर पे, इसको कहते हैं जिला परिषद। तो ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी ये भारत के संविधान के अनुसार नौ, अभी हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो ये भारत के संविधान के अंतर्गत भी आ चुकी है। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये भारत के संविधान में नहीं आती थी। तो इस त्रिस्तरीय पंचायत का जो इतिहास माना जाता है तो वो बहुत पहला पुराना माना जाता है। जब ब्रिटिश शासन था उस समय, लॉर्ड रिपन के टाइम में, लॉर्ड रिपन के टाइम में 1882 ईस्वी का माना जाता है। 1882 ईस्वी में उन्होंने स्थानीय स्तर पे, यानी कि जो लोकल हमारे जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, ग्राम स्तर है, उस स्तर के ऊपर उन्होंने स्थानीय शासन के ऊपर बल दिया, या स्थानीय शासन की व्यवस्था करने की उन्होंने शुरुआत की थी। इस संबंधित प्रस्ताव किया गया था। और 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जो हमने संविधान के विकास से संबंधित दिया है, संविधान किस तरह से विकसित बनाया गया संविधान निर्माण के संदर्भ में, तो उस पर आप देख सकते हैं। तो उसके वहां से ये आया था। लेकिन उसके बाद फिर जो भारत, वर्तमान भारत में, यानी कि जो अभी हमारे जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे पास आपने देखा कि कई सारे हमारे प्रोग्राम्स या कार्यक्रम स्टार्ट किए गए, जिसमें आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम था जो 1952 में हमारा आया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उसके बाद आपका राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम हुआ जो कि हमारा 1953 में आया था। तो ये सारे क्या थे, इस समय वहां पे सार्वजनिक विकास या सामुदायिक विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। उसके साथ साथ हमारे पास जो उस समय एक योजना आयोग था, अगर आपने इसका नाम सुना होगा, पहले ये आता था। तो योजना आयोग जो था ये 1957 में आया था, 1957 में, जो कि वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो ये अब नीति आयोग हो गया है। इसका नामांकन चेंज हो गया है। इसके विषय में भी हम कभी किसी वीडियो में बात करेंगे कि नीति आयोग, योजना आयोग क्या था और कब इसका परिवर्तन हुआ, कब इसकी शुरुआत हुई। तो जो नीति आयोग था उसके बाद क्या हुआ कि इसके अंदर कुछ सारी एनालिसिस हुई, यानी कि उस समय बहुत काफी सारी योजनाएं बनाई गई, योजनाओं को लागू करने का किया गया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया कि वो क्या था, बलवंत राय मेहता समिति। तो जो ये कार्यक्रम बन रहे थे सारे के सारे प्रोग्राम, तो यहाँ पे जब बलवंत राय मेहता समिति जो थी, बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में, 1957 में एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने कहा कि आप त्रिस्तरीय, यानी तीन लेवल पे आप पंचायती राज व्यवस्था को डेवलप करें भारत के अंदर। तो उसके लिए क्या किया गया, तीन स्तर पे डेवलप करने का अर्थ था कि ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर या तालुका स्तर के ऊपर, और उसके बाद आपकी जिला स्तर के ऊपर। तो उससे क्या होगा कि आप जो सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं तो वो विकास
व्यवस्था की जा सकती है और वो व्यवस्थित किया जा सकता है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ये भी होता था कि जैसे अगर आप एक गांव में हैं तो जो गांव के अंदर की जो लोकल प्रशासनिक व्यवस्था होगी उसका अच्छे से निर्वहन वहां के लोग या वहां के जो संबंधित सदस्य हैं उनके द्वारा चुना हुआ नेता आसानी से कर सकता है। इसी तरह कुछ ऐसी चीजें होंगी जो जिला स्तर पे समान होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो तालुका स्तर पे समान होंगी, तो उनके लिए उस तरह के कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं या उसकी सिफारिशें लागू की जा सकती हैं। उसके बाद क्या हुआ, जो राष्ट्रीय विकास परिषद थी, राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में 1958 के अंदर क्या किया, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए उन्होंने सिफारिशें स्वीकार की। यानी कि अब हाँ ठीक है, आपने जो एनालिसिस की है वो अच्छी है और उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959। देखिए संविधान में ये बहुत बाद में आया है, लेकिन इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो राजस्थान के नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के नागौर जिले में वर्तमान समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, यानी उसकी शुरुआत की सी कह सकते हैं। और वहां से ये शुरुआत हुई थी नागौर जिले के राजस्थान के 1959 2 अक्टूबर को। उसके बाद जो इसके अंदर दूसरा जो महत्वपूर्ण माइलस्टोन है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है वो ये है, 1993 में 1993 में 73rd यानी 73वें एवं 74वें 74th, ओके, इन दोनों 73 और 74 आपके संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों के लिए संवैधानिक व्यवस्था की गई है तीन स्तर के ऊपर। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इनके माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना जो की गई है वो आपकी 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई है और ये 1993 में की गई है। नागौर जिलों से 1959 यानी 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1993 में इसके उसको संविधान के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें और भी हैं जिसको अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जो इसकी समिति थी वो मैंने आपको भी बताया, बलवंत राय मेहता जी की समिति थी। बलवंत राय मेहता जी ये आपकी 1956-1957 का दशक के समय में थी। उसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी, वो थी अशोक मेहता समिति। इससे संदर्भ में भी ये समितियों के बारे में पूछा जाता है कि ये समिति किससे संबंधित थी, तो ये आपकी 1977-78 1977-1978 में गठित हुई थी और उस समय इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। अशोक मेहता समिति ये आपकी 77 और 78 में आई थी। जबकि उसके बाद पीवी के राव पीवी के राव समिति ये आपकी 1985 यानी 1985 की समिति ये थी। उसके बाद आपकी डॉक्टर एल.एम. सिंधवी जी की जो समिति थी ये आपकी 1996 में आई थी। तो ये कई सारी समितियां हैं जो आपके कभी कभी एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं कि ये आपकी किससे संबंधित समिति है। और जो लास्ट आई थी वो आपकी 1998 1988 यहाँ पे आपकी पीके थुंगन, इनके अंतर्गत यह समिति ये कहलाती पीके थुंगन समिति। ये 1988 यानी 1988 में इन्होंने इसके बारे में किया था। बाकी उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जो आपके संवैधानिक व्यवस्था के लिए जो प्रावधान किया गया है वो आपका अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्यों के अंदर पंचायतों के गठन के संदर्भ में निर्देश दिया गया। ये हमारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक था जो उस समय आया था। और ये आपका 92-93 कह सकते हैं इसको, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कहलाता है ये। तो इसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई है। तो ये चीज बहुत ही ध्यान रखने वाली है क्योंकि ये संविधान से संबंधित भी क्वेश्चन आता है। इसके अंदर बहुत सारे किए गए जनसंख्या के अनुसार अनुपात में सीटों का आवंटन किया जाना है, टोल शुल्क इत्यादि जो अधिकार क्षेत्र थे, कर है, स्टैम्प ड्यूटी है, तो इस तरह की कई सारी जो चीजें होती हैं उन सब का शुल्क हस्तांतरण भी पंचायतों को किया जाने लगा।
यानी पंचायतों की एक प्रशासनिक व्यवस्था उनके लिए बना दी गई। इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं, इसको हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं और वो किस तरह से काम कर रहे हैं इसके अंदर। ओके, तो अभी यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें समझें, 2 अक्टूबर 1952 को, जहाँ पे आप कह सकते हो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसके बारे में अभी हमने आपसे बात की थी इससे पहले। उसके बाद 1953 को राष्ट्रीय प्रसाद सेवा कार्यक्रम, ये सारे प्रारंभ किए गए थे, लेकिन यहाँ पे अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी उस समय। फिर क्या हुआ, 1957 में जो हमारी बलवंत राय मेहता जी की अध्यक्षता में एक गठन हुआ था, जिसकी सिफारिशें आई, जिसके अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का कह सकते हैं आपकी शुरुआत की गई। उस समय भिन्न भिन्न राज्यों में अलग क्षेत्र थी। फिर उसके बाद काफी सारे ठीक से कार्य नहीं कर पा रही थी, ऐसा देखा गया, तो केंद्र सरकार ने 13 सदस्यीय अशोक मेहता समिति का गठन किया था। फिर वहां पे उसके बाद थोड़ा सा ऐसे मंडल पंचायत, कितने गांवों को रखना है, पंचायतों का कार्यकाल किस प्रकार से करना है, यानी जो उसके अंदर विशेषताएं जो अभी हम देख रहे हैं, जब पूरा इसका एक विकास का कार्यक्रम जो है परिषद, वो पूरा का पूरा तैयार किया गया, तो वो सारी चीजें जो थी वो अशोक मेहता समिति। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति, जिससे कि इसके अंदर सुधार, कभी कभी पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था के सुधार जो है वो अशोक मेहता समिति के लागू होने के बाद आए थे। ये व्यवस्था को लागू कब किया गया था, जब बलवंत राय मेहता जी की समिति थी उसके अंतर्गत, जबकि जो अशोक मेहता समिति थी वहां से इसके काफी सारे सुधार इसके अंदर आए हैं। इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि और क्या की पॉइंट्स हैं। तो उसके अलावा जो प्रमुख समितियां थी, जिसके विषय में अभी हम आपसे बात कर रहे थे, डॉक्टर लक्ष्मी सिंघल जी के सिंघवी जी के अंतर्गत भी आई। उसके अलावा जीके राव जी के अंदर एक और समिति भी आई थी आपकी। 64वां संविधान संशोधन विधेयक पास हुआ था, जो पारित नहीं हो पाया था। ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है, तो हमेशा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। इस सुधार के लिए कौन सा ऐसा विधेयक था जो लोकसभा में पेश किया गया लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और बहुत अच्छी पूछी जाती है, वो होती संविधान की 7वीं अनुसूची। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को इसको प्रविष्टि 5 माना गया, जबकि संविधान के अनुच्छेद 40 में इसके संबंध में राज्यों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। 1993-73 में संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसमें अनुच्छेद 243 घ के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आपकी व्यवस्था की गई है आरक्षण की। यहाँ पे भी सेम वही हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमारे सीटों के लिए, यानी 1/3 आपके महिला स्थान महिलाओं के लिए भी आरक्षित होते हैं। ठीक है, बाकी उसके बाद हम थोड़ा सा और ये समझ लेते हैं। राजस्थान विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को राज्य पंचायत अधिनियम पारित किया था, और नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय किया था, जो वर्तमान समय के प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है, बाकी वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 झा के अंतर्गत किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखने वाली चीज। तो ये कुछ डिटेल है, थोड़ी सी और डिटेल इसके अंदर समझ लेते हैं क्या चीजें और आती हैं हमारी। ओके, तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो था, जिसके विषय में अभी हम बात कर रहे थे, 73 और 74 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन विधेयक हैं, जिसके अंतर्गत काफी सारे आपके जो पंचायती राज व्यवस्था है या हमारी जो त्रिस्तरीय ढांचा है, उसके संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पे आपको एक ध्यान रखने वाली चीज है, जैसे अभी हमने बात की थी कि राजस्थान में नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के बाद जो पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटका है, ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है। उसके बाद नगर पालिका से संबंधित जो 74वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया, इसके अंदर भी खंड 9 का को जोड़ा गया था, जिसके अलावा आपके 243 यानी 243, और इसमें टोटल 18 अनुच्छेद भी हैं, जबकि खंड का में आपका अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 या ये सारे आपके 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आए हैं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, ये 12वीं अनुसूची कही है, तो किस अनुसूची में आए हैं, 12वीं अनुसूची में आपके अंतर्गत आ गया है। इसके अलावा 3 प्रकार की नगर पालिकाओं को भी इसमें स्तरीय बना दिया गया है, जिसमें नगर पालिका जैसा जो ग्रामीण क्षेत्र है,
नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो या नगर परिषद छोटे नगरों के लिए, और नगर निगम जो बड़े नगरों के लिए प्रयोग किया जाने लगा वर्ड, या कह सकते हैं कि आप इनको अ, बड़े क्षेत्रों शहरों को नगर निगम के लिए रूप में अधिसूचित किया गया है संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अंदर भी आपका सेम ऐसा ही है कि आपका 1/3 आपके महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, और इसका कार्यकाल जो है वो 5 साल होती है। विघटन की स्थिति में 6 माह में चुनाव करना अनिवार्य है, जैसा कि हमारे अ, किसी भी चुनाव के लिए नॉर्मली होता है, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, विषम परिस्थितियों को छोड़ के। अगर हम इसका थोड़ा-सा नगरीय प्रशासन के विकास की बात करें, तो ये बहुत पुराना है, जो भारत का प्राचीन काल है। अगर आप समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त उस समय के जाएँगे, वहाँ से भी काफ़ी सारी नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था है। इसके विषय में भी हम किसी बारे में, इसके विषय में हम आगे कभी डेवलप बात करेंगे इसकी डिटेल में किसी अन्य वीडियो में, जो इतिहास से संबंधित होगा। उसके अलावा अगर हम आधुनिक भारत की बात करें, तो 1687 के अंदर यहाँ पे आपको मिलता है, जिसमें आपका प्रेसिडेंसी शहर मद्रास जो था उस समय, यानी जो अभी हमारा वर्तमान में चेन्नई है, तो वहाँ पे भी नगर निगम की स्थापना की गई थी। उसके बाद बॉम्बे में 1726 में, और कलकत्ता में भी स्थापना हुई थी यहाँ पे। लॉर्ड मेयो ने क्या किया था, वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव किया था। इसमें नगरीय शासन की स्वीकृति भी दी गई थी। यानी ये हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। जो अभी की बात करते हैं हम, वो 1882 का हमारा लॉर्ड रिपन, जिसके बारे में अभी हमने आपसे इससे पहले भी बात की थी, उन्होंने एक नगर पालिकाओं के गठन के संदर्भ में चर्चा की थी विस्तार पूर्वक, और भारत सरकार 1919 के अधिनियम में एक भाग में स्थानीय स्वायत्त सरकार के लिए प्रसार से संबंधित भी किया गया था। तो ये इसका थोड़ा सा विकास रहा है, जिसके विषय में हो सकता है इससे रिलेटेड कभी कोई कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। लेकिन सबसे पहले इसकी व्यवस्था कहाँ की गई, प्रथम राज्य अधिनियम को पारित होने के बाद कौन सा था, कौन सा संविधान संशोधन यूज हुआ है, उसके अलावा जो प्रकार होता है वो कितने स्तर का होता है, ये भी आपको समझना है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसका कार्यकाल कितना होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं एग्जाम्स में ऐसे पूछी जाती हैं, और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो आपकी बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता, इन दो समितियों से संबंधित भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम तैयारी करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, तो उनको आप हमारे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके उन क्वेश्चंस को जल्द से जल्द उत्तर देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम कुछ और डिटेल डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।